जिंदा वही है जिसके हौसलों की तरकस में कोशिशों की तीर बची है। भारत की आजादी का सफर एक मुकाम तक 1997 में भी पहुंचा। वैसे तो हर दिन और हर साल का अपना महत्व है, लेकिन 1997 का भारत में महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस साल भारत की आजादी के 50 साल पूरे हुए। स्वर्ण जयंती वर्ष था 1997। इन 50 सालों में भारत ने बहुत कुछ पाया था, तो खोने की लिस्ट भी छोटी नहीं थी। 21वीं सदी करीब आ रही थी। दुनिया भारत को अब एक शक्ति के तौर पर नोटिस करने लगी थी। 1997 कई मायनों में महत्वपूर्ण था। इस साल हमें भारत रत्न की सूची में वो शख्स मिले जो आगे चलकर सर्वोच्च पद पर बैठे। यही नहीं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहली बार किसी दलित को स्थान मिला। वो राष्ट्रपति चुनाव भी इंटरेस्टिंग था, आगे बताऊंगी उस बारे में। उसी साल भारतीय राजनीति में उस लेडी की एंट्री हुई जो बहुप्रतीक्षित थी। उनके आने से बहुत कुछ बदलने वाला था और बदला भी। नमस्कार, इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज बात 1997 की। अपनी आजादी के 50वें साल में भारत रत्न उस व्यक्ति को मिला जिसने भारत को एक शक्ति बना दी। भारत में किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। देश के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्राप्त हुआ था। अन्य दो राष्ट्रपतियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन शामिल हैं। साथ ही डॉक्टर कलाम अब तक के अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जो राष्ट्रपति बने। कलाम के बारे में क्या कहें, उनका जीवन का हर दिन किताब है। किसी भी पन्ने को पढ़ जाइए, सफलता का शिखर आपका इंतजार कर रहा होगा। 5 भाई और 5 बहनों वाले परिवार को चलाने के लिए पिता के पैसे कम पड़ जाते थे, इसलिए शुरुआती पढ़ाई के लिए डॉक्टर कलाम को न्यूज़पेपर बेचने का काम भी करना पड़ा। आगे चलकर उसी डॉक्टर कलाम के ही नेतृत्व में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया और भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। भारत रत्न बनने के अगले ही साल डॉक्टर कलाम ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर विस्फोट भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता हासिल की। भारत रत्न से पहले डॉक्टर कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1997 का साल ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा था। 25 जुलाई 1997 को KR नारायणन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे देश के 10वें राष्ट्रपति थे। आप सोच रहे होंगे कि 10वें राष्ट्रपति का चुनाव कोई ऐतिहासिक घटना कैसे हो सकती है, तो जवाब है कि KR नारायणन देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित थे। 50 साल की आजादी के बाद देश को पहला दलित राष्ट्रपति मिला। उनका चुनाव भी दिलचस्प था। उनके खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय चुनाव व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव किया था। लेकिन पहले बात करते हैं KR नारायणन की। बतौर पत्रकार द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने अपना वर्किंग करियर शुरू किया। 10 अप्रैल 1945 को उन्होंने मुंबई में महात्मा गांधी का साक्षात्कार लिया। इसके बाद वो 1945 में ही इंग्लैंड गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए JRD टाटा ने छात्रवृत्ति प्रदान की। इस दौरान नारायणन इंडिया लीग में भी सक्रिय रहे। KR नारायणन द सोशल वेलफेयर नामक वीकली समाचार पत्र के लंदन स्थित संवाददाता भी रहे। पत्रकारिता में आगे बढ़ रहे नारायणन को राजनीति में लाई इंदिरा गांधी। फिर वे केरल की ओट्टापल्ली सीट से लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते। राजीव गांधी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। एक मंत्री के रूप में इन्होंने योजना, विदेश मामले तथा विज्ञान एवं तकनीकी विभागों का कार्यभार संभाला। 1989 से 91 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तब श्री नारायणन विपक्षी सांसद की भूमिका में रहे।
1991 में जब पुनः कांग्रेस सत्ता में लौटी तो इन्हें कैबिनेट में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके बाद 21 अगस्त 1992 को के.आर. नारायणन सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वीपी सिंह ने उनका नाम आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने भी हामी भर दी, वाम मोर्चे ने भी हाँ कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए के.आर. नारायणन को चुनाव में जाना ही पड़ा, वो भी उस टी.एन. शेषन के साथ जिन्होंने भारतीय चुनाव की तस्वीर ही बदल दी थी। भारतीय चुनाव व्यवस्था में शेषन ने कई बदलाव किए थे। उन्होंने ही चुनाव खर्च की सीमा और कैंडिडेट को जांच के लिए लेखा जोखा देने का प्रावधान भी लागू किया। उन्होंने चुनाव के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत शेषन के द्वारा ही की गई। उन्होंने अपने कार्यकाल में बोगस वोटिंग पर भी विराम लगा दिया। शेषन ने वोटों की खरीद फरोख्त पर सख्त कार्यवाही की और चुनाव में सुधार के लिए कई काम किए। पोलिंग बूथों को स्थानीय दबंगों के चंगुल से आजाद करने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती शेषन के दौर का अहम फैसला था। यही नहीं, उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार में कितना खर्च करना है और पोस्टर बैनर से निजात दिलाने में भी उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। भारतीय लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में इतने बड़े बड़े बदलाव करने के बाद भी टी.एन. शेषन राष्ट्रपति चुनाव में बुरी तरह हार गए। 17 जुलाई 1997 को अपने प्रतिद्वंदी पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को हराते हुए के.आर. नारायणन राष्ट्रपति बने। इस चुनाव में नारायणन को 95% मत हासिल हुए। शिवसेना के अतिरिक्त सभी दलों ने नारायणन के पक्ष में मतदान किया। दूसरी ओर भारतीय राजनीति अजीब तरह के बदलावों से जूझ रही थी। सबसे अधिक वक्त तक सत्ता में रही कांग्रेस हर दिन सत्ता से दूर हो रही थी। पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान ऐसी हो गई थी कि वे इकट्ठा हो ही नहीं पा रहे थे। हमेशा से उन्हें गांधी नेहरू परिवार की सरपरस्ती में रहने की आदत थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद से परिवार ने राजनीति छोड़ दी थी। राहुल प्रियंका छोटे थे तो सोनिया गांधी ने चुनाव में आने के लिए लगातार मना करती रही, लेकिन 1997 में सोनिया तैयार हो गई। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के लिए ये साल काफी अहम रहा। यही वो वक्त था जब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने देश की राजनीति में कदम रखा। इससे पहले जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब 1991 में भी कांग्रेसी नेताओं ने उनसे राजनीति में आने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और राजनीति से दूर रहे। हालांकि 1997 में आखिरकार वो राजनीति में आने के लिए मान गई। 1998 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। वर्तमान में सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में सबसे लंबे समय के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहने वाली पहली अध्यक्ष है। राजनीति से अलग तकनीक के क्षेत्र में भी ये साल महत्वपूर्ण रहा था। इसी साल देश में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की स्थापना हुई। ये वो साल था जब भारत में टेलीफोन का इस्तेमाल बढ़ने लगा था और बड़े शहरों में मोबाइल फोन भी पहुंचने लगे थे। इससे पहले टेलीकॉम सर्विसेज और टैरिफ का रेगुलेशन केंद्र सरकार देखा करती थी, लेकिन 20 फरवरी 1997 को पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ट्राई की स्थापना हुई। ट्राई आज भी टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने में मुख्य किरदार निभा रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड में, यानी साल 1998 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।